कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एक्चुअली होती क्या है? अगर हम टॉपिक से हटके भी बात करें कि एक बिजनेस का कब ये बात कह सकता है कि मैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है मेरे पास। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है कि एक बिजनेस है जहां मार्केट में एक तरफ इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, मार्केट में इतना कंपटीशन है, और दूसरी तरफ एक बिजनेस भी आराम से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इतने कंपटीशन का। तो उसको हम बोलेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है इसके पास। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी से मतलब है एक ऐसी पोजीशन जहां मार्केट में दूसरी तरफ सारी कंपनियां आपस में कंपटीशन है, लड़ रही हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एक वॉर जैसी सिचुएशन है। और वहीं एक बिजनेस ऐसा है कि उसको कोई चिंता नहीं है, उसके प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। तो उस पोजीशन को हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। अगर हम मोबाइल सेक्टर में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को समझने जाएं तो एक तरफ वीवो, ओप्पो और तमाम स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियां हैं, और वो अपने कस्टमर्स को तरह तरह के ऑफर्स के साथ, तरह तरह के फीचर्स के साथ, अट्रैक्टिव डिस्काउंट के साथ जो है लुभाने की कोशिश कर रही है कि हमारे साथ कस्टमर जुड़े और हमारा प्रोडक्ट ले। वहीं दूसरी तरफ में हम जानते हैं एप्पल को, वो अपने प्रोडक्ट को हाई रेंज पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ना दे करके बल्कि बहुत ही प्रीमियम प्राइसेस पे दे रहा है, और बहुत ही कंफर्टेबल है वो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंपटीशन का। इवन वो अपने मोबाइल के साथ चार्जर भी नहीं देना चाह रहे, चार्जर भी 2000 रुपए की कॉस्ट पे बेच रहे हैं। तो ये एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का हिस्सा है उनकी। दूसरी तरफ अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ जाएं तो जहां दूसरी कंपनियां हैवी डिस्काउंट के साथ अपनी कारें बेचने में लगी हुई हैं, वहीं कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो एक एक साल के वेटिंग पीरियड पे अपनी गाड़ियां दे रही हैं। तो उन कंपनी के पास क्या है? उन कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है। इसको हम आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी से मतलब है एक ऐसी पोजीशन जो बिजनेस ने अपनी मेहनत से ओवर द टाइम अचीव करी है, और अब मार्केट में इतने कंपटीशन के बाद भी उसे अपने कस्टमर्स पे इतना फेथ है, उसके ब्रांड लॉयल कस्टमर है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कस्टमर्स उसको छोड़ के नहीं जाने वाले। ये तो हमने एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है क्या। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को अगर हम बुकिश लैंग्वेज के थ्रू समझें तो देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के बारे में क्या है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म प्लान। ये 2 दिन या 4 दिन में होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है इन ऑर्डर टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाई जाती है, ना कि किसी प्रोडक्ट पे। एक पूरी इंडस्ट्री में जब हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज ऐसी हो जाएं कि हम सुपीरियर पोजीशन में आ जाएं, तब हम उसे कह सकते हैं कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम कैसे अचीव करते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है? तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड बाय कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, जिनके तहत हम इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करते हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को हम अचीव करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को जो है पहले कंसीडर करते हैं, स्टडी करते हैं, तब जाके हम इस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को पा सके। तो वो फैक्टर क्या है? तो उन फैक्टर को हम लोग स्टडी करते हैं सॉर्ट के थ्रू, SWOT, जहां S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। तो ये वो 4 फैक्टर होंगे जिनको हम स्टडी करेंगे आगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इनसे बनता है सॉर्ट। और सॉर्ट को जब हम पूरे तरीके से अपने बिजनेस पे अप्लाई करते हैं तो हम अचीव करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो SW है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर होता है। स्ट्रेंथ क्या है मेरे बिजनेस में मेरे लिए, और वीकनेस क्या है मेरे बिजनेस में, तो वो मैं इंटरनल फैक्टर है अपने बिजनेस के अंदर ढूंढता हूं कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, हम कैसे अपने बिजनेस को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, और क्या कमियां हैं हमारे बिजनेस के अंदर जिनको हमें दूर करना है ताकि हम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। तो ये दोनों फैक्टर हमारे इंटरनल फैक्टर हैं। और जो OT होता है वो बाहर से आता है, वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है कि मार्केट में ऐसा क्या है जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, या मार्केट में ऐसा क्या नया आ रहा है जो आने वाले समय में हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, हमारे लिए खतरा बन सकता है। उससे हमें ऊपर उठना है ताकि उसके आने पे हमको कोई फर्क ना पड़े। ये दोनों फैक्टर एक्सटर्नल हैं। MCQ में बहुत पूछा जाता है
इन दोनों के बारे में कि ओटी कहां से आ रहा है, एस डब्ल्यू कहां से आ रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप, एस डब्ल्यू इंटरनल है और ओटी एक्सटर्नल है। अभी तक हमने बात की थी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है? अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को अचीव करने का। क्यों चाहिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी? तो देखो, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी हमको इसलिए बनानी है ताकि कंपटीशन का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, हम मार्केट में औरों से बेटर कर पाए, हम जो कर रहे हैं लोग उससे सीखें, हमसे जो है डायरेक्ट कंपटीशन में उतरे लेकिन उस लेवल को अचीव ना कर पाए, इवन हमको ही बेंचमार्क मार के अपना काम करें। कुछ ऐसा कि मार्केट में क्या चल रहा है डजंट मैटर फॉर मी, मैं अनबीटेबल हूं और वर्क कर रहा हूं। तो एक ऐसी सिचुएशन को, एक ऐसी पोजीशन को अचीव करने के लिए हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का सहारा लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो तीन तरह के ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और औरों से बेटर, उसके बाद अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है हमको, और तीसरा अनबीटेबल है, अपने कॉम्पिटिटर को हम डिफीट कर पाए और उनसे ऊपर उठ पाए। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के। इसके लिए हम तीन तरह की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी भी हमारी कितनी है? तीन ऑब्जेक्टिव है और तीन ही तरह की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है। एक एक स्ट्रेटेजी को हमने डिटेल में समझना है आगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है? सबसे पहले डिफरेंशिएशन, दूसरा कॉस्ट लीडरशिप, तीसरा फोकस। डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट में कुछ हमको डिफरेंशिएट करना है, हमारा प्रोडक्ट औरों से अलग है। दूसरे में हमें कॉस्ट लीडरशिप, हमारा प्रोडक्ट बेटर है और कॉस्ट में भी इकोनॉमिक है, चीप एंड बेस्ट, नॉट ओनली चीप, इट इज ऑल्सो बेस्ट। तीसरा फोकस्ड स्ट्रेटेजी, फोकस्ड है। तो तीनों पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। तो तीन तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव, मार्केट शेयर बढ़ाना है, अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट करना है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना है। पहले वाले में हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर रहे हैं, हम ऊपर ही हैं, बाकी सब हमारे नीचे हैं। तीसरे में हम कॉम्पिटिटिव अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट कर रहे हैं, अगर हमारा कॉम्पिटिटर हमसे ज्यादा बेटर कर रहा है तो हम उसे डिफीट करके उसके ऊपर आने की बात कर रहे हैं। तो तीन तरह की बातें हो गई, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, डिफीट और कॉम्पिटिटर को डिफीट करना। इसके लिए तीन स्ट्रेटेजी की बातें होगी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी एंड फोकस स्ट्रेटेजी। तो ये था हमारा पूरे का पूरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का टॉपिक जिसको हमने पढ़ा। आगे बात करेंगे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की। अब ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है? तो देखिए दोस्तों, एक बैटल फील्ड में जाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है? हमारे एनिमी को स्टडी करना है कि भाई जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं वो है कौन, उसकी क्या ऐसी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या क्या चीजों का होना जरूरी है उससे लड़ने के लिए, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, तभी तो हम किसी को हरा सकते हैं। वरना डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्टली एक बैटल फील्ड में कूद जाएं और कोई तैयारी नहीं करके आए हैं, आप बिना एग्जाम, वो बिना पढ़ाई के एग्जाम देने जाएंगे तो आपको भी मालूम है रिजल्ट क्या होने वाला है। तो सिमिलरली अगर मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को डिफीट करना है, कॉम्पिटिटर को हराना है, उसके ऊपर आना है, तो कुछ बातों का मुझे पता होना जरूरी है, कुछ तैयारियां करना मेरे लिए जरूरी है। तो वही चीजें हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारे आज के टॉपिक में, और टॉपिक का नाम है हमारा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अब देखिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, जो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को हराना है तो उसके बारे में मुझको पता होना जरूरी है। तो क्या है वो? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस। क्या है? बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाई, किस चीज को आइडेंटिफाई करेगा ये एनालाइज? कॉम्पिटिटर को, मेरे कॉम्पिटिटर को क्या कर रहा हूं मैं? स्टडी कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को क्या करना है? एनालाइज करना है। तो ये है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बाय अप्लाइंग कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को कैसे स्टडी करना है? कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस को अप्लाई करके। अब ये इंटेलिजेंस कैसे आएगी? तो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी, किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो अपने कॉम्पिटिटर के बारे में, जानो उसके बारे में और उसको डिफीट करने की तैयारी करो। अब इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को, इस एनालाइज को करने के लिए मेरे पास 5 स्टेप, 5 अलग अलग क्वेश्चन है। मुझे उन क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है, तभी मैं मेरे कॉम्पिटिटर को जान सकता हूँ। क्या है वो क्वेश्चन? तो सबसे पहला क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर को जानो कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर है कौन। अगर मैं एक टायर इंडस्ट्री हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर कौन होगा? जेके टायर, सीएट टायर, एमआरएफ टायर। मेरा कॉम्पिटिटर डोमिनोज तो नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले मुझे क्या पता लगाना है कि मेरा कॉम्पिटिटर है कौन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटर। अब मुझे ये पता लग गया है कि मेरा कॉम्पिटिटर है कौन, तो मुझे पता ये लगाना है कि वो क्या बेचता है। व्हाट आर दे सेलिंग, उनके प्रोडक्ट क्या हैं, उनके सर्विसेज क्या हैं। मुझे मेरे कॉम्पिटिटर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तीसरे नंबर पे, अगर मेरा कॉम्पिटिटर कुछ बेच रहा है, वो बेच रहा है ये तो ठीक है, लेकिन लोग उसके प्रोडक्ट को आखिर खरीद क्यों रहे हैं? डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर। ऐसा क्या है उसके प्रोडक्ट में या उसके सर्विसेज में कि लोग उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज खरीद रहे हैं? तो उसकी स्ट्रेंथ को मेरे लिए जानना जरूरी है। यहां से मुझे वो बातें पता लगेंगी जिनका मेरे अंदर भी समावेश होना जरूरी है, तभी मैं अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर को हरा सकता हूं। वरना अगर वो क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं है जो मेरे कॉम्पिटिटर के अंदर है, तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे? तो व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद चौथा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी वीकनेस क्या है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी कोई ना कोई कमजोरी ना हो। तो मुझे क्या पता करना है कि मेरे कॉम्पिटिटर की कमजोरियां क्या है। उन कमजोरियों को पता लगाने के बाद मेरे लिए एक गैप खड़ा हो जाता है कि यहां से मैं बेटर कर सकता हूं। जो कमजोरी मेरे कॉम्पिटिटर की है, अगर मैं अपने अंदर वो कमजोरी ना आने दूं या है तो उसको दूर कर लूं, तो उससे मेरे लिए गैप बन जाएगा। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को इनवाइट करने के लिए कि आप मेरे पास आइए, और मैं अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाऊंगा, मेरे लिए कुछ बेटर स्पेस खड़ा हो जाएगा। तो ये चार क्वेश्चन हमने अभी तक स्टडी किए। पहला क्या किया हमने कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। दूसरा मैंने क्या किया, मेरा कॉम्पिटिटर क्या बेच रहा है। तीसरा क्या किया हमने, मेरे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है। चौथा क्या किया मैंने कि मेरे कॉम्पिटिटर की कमजोरियां क्या है। तो ये चार क्वेश्चन जब मुझे पता लग गए, तो मुझे चारों की चारों इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करना है, और उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर को क्या करना है, स्टडी करना है। पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर, सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे रख के फिल्टर्स लगाने हैं, स्टडी करना है कि मुझे क्या करना है। तो ये था कंप्लीट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अब यहां से हम इन पांचों क्वेश्चंस को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को जानो। क्या जानना है जी कॉम्पिटिटर के बारे में? दिस स्टेप इन्वॉल्व आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर। दूसरा, एंड हैविंग एक्चुअल डेटा ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मार्केट शेयर, उसका जो मार्केट शेयर है उसका हमारे को डेटा पता होना चाहिए कि वो कितना मार्केट शेयर अटेन करके बैठा है, उसके पास मार्केट शेयर कितना है, यानी कि मुझे उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद दिस आंसर द क्वेश्चन हु आर द कॉम्पिटिटर, इससे ये पता लगेगा कि मेरे असल में कौन कॉम्पिटिटर है। स्टेप नंबर टू क्या है, अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर को जानना है। जब मुझे पता लग गया कि मेरा कॉम्पिटिटर ये है, तो फिर मैं उस कॉम्पिटिटर के बारे ऊपर स्टडी करना शुरू करूंगा, रिसर्च करूंगा। दिस स्टेप इन्वॉल्व कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पिटिटर। भाई मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन सी सर्विसेज डिलीवर कर रहा है। इंफॉर्मेशन में भी कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, इंडस्ट्री रिपोर्ट, सोशल मीडिया। ये सारा डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा? इन सब जगहों से मिल जाएगा। और इससे क्या पता लगेगा कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या बेचता है। तीसरे हमने क्या बात की कि मेरे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ पे हम बात करें, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ। तो इससे हमारे को क्या पता लगेगा, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, वो कितना मजबूत है, वो कहाँ मजबूत है, वो ऐसा क्या बेटर कर रहे हैं, व्हाट डू दे डू वेल, वो कहाँ मजबूत है। और उसके बाद डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट, क्या उनका प्रोडक्ट सच में इतना बेटर है कि लोग उसको खरीदने के लिए इस तरह से टूट रहे हैं, इस तरह से खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट में क्या खूबियां हैं उनके, ये हम जानेंगे। इससे हमारा क्या भला होने वाला है जी, इससे हमें क्या फायदा होगा? तो व्हाट आर देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हमें पता लगेगा कि वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, उसके पास ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं, ऐसी क्या स्किल है कि वो ह्यूमन रिसोर्स से स्ट्रेंथ है। और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेंथ, मार्केट में ऐसा वो क्या कर रहे हैं, ऐसी क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है उनके पास कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। तो जब हम अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को बात करते हैं, तो हम उसको पे ऑल राउंड स्टडी करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स पे, ह्यूमन रिसोर्स पे, उनकी मार्केटिंग पे,
और हमारे को क्या पता लगेगा कि उनके प्रोडक्ट की खूबियां क्या है, उनकी मार्केटिंग की खूबियां क्या है, लोग उनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सारी बातें हमको पता लगती हैं। फिर हमने बात की उनके वीकनेस के बारे में। डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर, इससे हमारे को क्या पता लगेगा? दिस स्टेप इन्वॉल्व identifying weakness of competitor, which can be done by going through review, customer comments, etc. जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या रिव्यू देते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरीके का है, सेलर के आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरह की हैं, कमेंट्स को पढ़ के हमको पता लगता है कि जो बेचने वाला सेलर है किस तरह का है। तो इस तरह से हमारे को उनकी वीकनेस के बारे में पता लगता है कि वो कहाँ पर आखिर लैग कर रहे हैं, कहाँ पे कमियां हैं उनके अंदर, जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं। तो इससे हमारा क्या भला होने वाला है जी? वेयर आर दे लैकिंग, वो कहाँ पर कमियां कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी कमजोरियां हैं जो हमारे को भला करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, पुटिंग ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर, इससे हमारा क्या फायदा होगा? This step involves putting all information together, which gives understanding that where is the gap exist. जब सारी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ रख देते हैं तो उससे हमारे को पता लगता है कि गैप कहाँ पर है, किस कहाँ से हम एंट्री मार सकते हैं, कहाँ से हम अपने जो है इस कमजोरी को उसकी भुना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गैप पता लगेगा, वी कैन वर्क ऑन, हमारे को क्या करना है, एंड द एरियाज इन विच वी शुड स्ट्रेंथ अवर सेल्फ, हमारे को अपने आप को किन एरियो में मजबूत करने की जरूरत है। इससे हमारा क्या भला होगा? व्हाट इम्प्रूवमेंट बिजनेस नीड टू डू, हमें हमारे बिजनेस में क्या करना है ये पता लगेगा। हाउ कैन द फर्म एक्सप्लॉइट, हम उससे को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और वीकनेस ऑफ वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर, ये हमारे को पता लगेगा। तो ये सारी चीजें हमारे को पता लगेगी जब हम अपने कॉम्पिटिटर का डिटेल एनालाइज करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आपको समझ में आया होगा। ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको रटने होंगे, समझने होंगे, क्योंकि जब आपके ऊपर आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन सीरियल्ड आपको लिखने हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे। थैंक यू। पिछले टॉपिक में हमने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को पढ़ा। अभी हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है? तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को हम स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कुछ बातों को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की। तो पहले मैं बात करूंगा पर्सनल ओपिनियन की। आप जानते हैं पर्सनल ओपिनियन क्या होती है? पर्सनल ओपिनियन से मतलब है कि मैं किसी टॉपिक के बारे में अपनी राय दे रहा हूँ, जस्ट टॉकिंग ऑन दैट टॉपिक। It doesn't matter whether I have accurate knowledge about it or not. Sometimes the personal opinions are biased and this should be avoided. इनको हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बायस हो सकती हैं, क्योंकि इनके पीछे जो नॉलेज बैंक है वो स्ट्रांग है या नहीं है इसके बारे में भी हमको नहीं मालूम है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा पर्सनल वैल्यूज की। तो पर्सनल वैल्यूज क्या होती हैं? तो ये डीप रूटेड होती हैं और इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो उसके लिए मैं एक छोटा सा आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। सपोज करिए मैं कहीं जा रहा हूँ और रोड पे मैं किसी पर्सन से पूछता हूँ, भाई साहब मुझे आवास विकास जाना है, आप एड्रेस बता देंगे क्या? वो कहता है शायद थोड़ा आगे जाके है, आप सीधे चले जाइए। सेम टाइम मैं दूसरे पर्सन से पूछता हूँ, भाई साहब मुझे आवास विकास जाना है, आप बता देंगे क्या? वो बोलता है भाई साहब यहाँ से 200 कदम आगे बढ़िए, 200 कदम आगे बढ़ने के बाद आप लेफ्ट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ने के बाद आपको जो पहला पिलर आएगा वहां से राइट मुड़ जाना है और सामने जो कॉलोनी है वो आवास विकास है। दोस्तों किसको कंसीडर करेंगे, किसको अवॉइड करेंगे, पहले वाले को या सेकंड वाले को? सेकंड वाले के बताने के जो लहजे से ही पता लग रहा है, तरीके से ही पता लग रहा है कि उसको नॉलेज डीप है, उसको एक्चुअल में मालूम है आवास विकास कहाँ पे है। उसने मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि मुझे यहाँ से पहले 200 कदम जाना है, फिर राइट में मुड़ना है, लेफ्ट में मुड़ना है, उसने मुझे एग्जैक्टली बताया है। तो मैं किसको इंपॉर्टेंस दूंगा? जिसने मुझको एग्जैक्ट बताया है। तो जिसको नॉलेज है और जो एग्जैक्ट बता रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? दीज आर पर्सनल वैल्यूज। और जो पहले वाला बता के गया है कि शायद आप आगे जाना है, आगे आवास विकास ही है, उसकी क्या है? ओपिनियन है, उसकी नॉलेज पे मुझे क्या है? शक है। तो ये दो फर्क हैं पर्सनल ओपिनियन में और पर्सनल वैल्यूज में।
वैल्यूज हमेशा डीप रूटेड होती हैं, अनबायस्ड होती हैं, और हमें इनको कंसीडर करना चाहिए, इन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। ओपिनियन बायस्ड हो सकती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। इनके पीछे की नॉलेज कितनी स्ट्रांग है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। इनका हमारे टॉपिक से आज के जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इनसे डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्ट लिंक है आज के टॉपिक से, ओपिनियन और वैल्यूज। इसके बाद मैं आपसे आगे बात करूंगा बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे बनता है, पिछले टॉपिक्स में भी हमने बात की कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों डायनेमिक होता है? क्यों कॉम्प्लेक्स होने के पीछे रीजन क्या है कि इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर से मिलके एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम किसी एक टॉपिक पे बात करके स्टडी नहीं कर सकते। where complex mean lot of factor which are interrelated एंड इंटरडिपेंडेंट। बहुत सारे टॉपिक जो होंगे वो इंटर रिलेटेड है, यानी फैक्टर है वो इंटर रिलेटेड है, और बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। डायनेमिक क्यों है? क्योंकि ये एवर चेंजिंग है, कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट एक जगह टिकता नहीं है कि अब ऐसा हो गया तो इसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा। इट इज एवर चेंजिंग। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कॉम्प्लेक्स भी है और डायनेमिक भी है। एमसीक्यूज डायरेक्ट पूछे जाते हैं इन सारी चीजों पे, तो हमें पता होना चाहिए, और आगे के हमारे टॉपिक में इन सारी चीजों का हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए भी मैं आपके साथ इन पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? तो एनालिसिस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ सिस्टम इनटू कंपोनेंट। किसी हम बड़ी चीज को जब पीसेस में डिवाइड किसी बड़ी चीज को जब हम पीसेस में डिवाइड कर देते हैं और हर एक स्मॉल फैक्टर पे हम डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ सिस्टम इनटू इट्स कंपोनेंट। एक बहुत बड़े सिस्टम को हमने उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, और अब हम एक एक कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं। एंड देन स्टडिंग देयर फंक्शन एंड रिलेशनशिप। फिर हम एक एक कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं, उसके फंक्शन पे और उसकी रिलेशनशिप पे। अब हम बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक पे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है। तो स्ट्रेटेजिक को हमने समझ लिया है, एनालिसिस को हमने समझ लिया है, तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन दोनों से मिलकर बना है। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है दोस्तों? तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस रिफर्स टू एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट है ये? इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन विच स्ट्रेटेजिक प्लान इज डेवलप। इसका पर्पस क्या है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का? क्योंकि हमको हमारी स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करना है कि हमारे बिजनेस की क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो इस सारे के सारे जो स्टडी का जो हमारा मेन निचोड़ है, कंक्लूजन, वो ये है कि हमें हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने के लिए अपने एनवायरनमेंट को वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल उसको डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में एनालाइज करना है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने के लिए जो हम अपने एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वही एनालिसिस क्या है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है। Strategic analysis refers to the analysis of internal and external environment of business based on which strategic plan is developed। तो ये एक बात हो गई, और आगे बढ़ते हैं। Strategic analysis gives detailed view of industry। Strategic analysis किसका व्यू देता है? इंडस्ट्री का, कंपटीशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी स्ट्रेंथ का, हमारी वीकनेस का। कल हमने बात की थी कि पिछले टॉपिक में कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जब हम करेंगे तो किस पे करेंगे? शॉर्ट पे करेंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इंटरनल और एक्सटर्नल होगा, जहां एस डब्ल्यू हमारे इंटरनल है और ओटी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो जब हम इन चारों पे बैठ के स्टडी करने बैठेंगे तो इससे हमारे को इंडस्ट्री, कंपटीशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में हमारे को नॉलेज मिलेगी। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज नॉट अ टास्क। ये कोई टास्क नहीं है कि जब मर्जी आया तब कर लिया। विच कैन बी डन बेस्ड ऑन इंस्टिक्ट्स और पर्सनल ओपिनियन। आ गया पर्सनल ओपिनियन कि किसी ने कह दिया कि स्ट्रेटेजिक प्लान बना लो तो बनाने बैठ गए, या किसी ने कह दिया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर लो तो करने बैठ गए। तो ये कोई टास्क नहीं है, ये हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलती रहती है। हम अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं,
और उसी के बेस पे अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर चेंजेस भी लेके आते हैं, स्ट्रैटेजी को अपडेट करते हैं। तो ये हमेशा चलने वाला एक क्रम है जो चलता रहता है, जो कभी रुकता नहीं है, ये कोई टास्क नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक ऐसा जो है प्लान स्टडी है जो हम अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट पे करते हैं, और इसका पर्पस क्या है, स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना। आगे बात करते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के फ्रेमवर्क क्या है। तो दोस्तों इसके दो फ्रेमवर्क हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इज इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस। अब इंटरनल एनालिसिस क्या है, तो इंटरनल एनालिसिस के भी आगे दो कंपोनेंट हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड डिफाइंड एनालिसिस। पहले हमने बात की स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के फ्रेमवर्क, तो दो फ्रेमवर्क, वन इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। उसके बाद हमने बात की इंटरनल क्या है, तो इंटरनल के अगेंस्ट टू कंपोनेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड डिफाइंड एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है, परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर हम बात करते हैं जैसे हमारी कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन सब टर्म्स पे कि परफॉर्मेंस कैसी है। और डिफाइंड एनालिसिस के अंदर हम बात करते हैं पास्ट एंड करंट स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी, वीकनेस, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, इन सारे टॉपिक पे हम बात करते हैं डिफाइंड एनालिसिस में। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। इंटरनल एनालिसिस की हमने बात की, इंटरनल एनालिसिस के अंदर हमने दो बातें की, परफॉर्मेंस की और डिफाइन की। परफॉर्मेंस में हमने बात की कि हमारी परफॉर्मेंस पे हमने मेजर कर रहे हैं, हमारे कॉस्ट पे, हमारे रेवेन्यू पे, हमारे प्रॉफिट एक्सेट्रा पे। और डिफाइन के अंदर हम अपनी पास्ट और करंट स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज पे बात कर रहे हैं, हमारी वीकनेस पे बात कर रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट पे बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस की। तो एक्सटर्नल क्या है, तो एक्सटर्नल एनालिसिस से मतलब है कस्टमर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, कंपटीशन कंपटीशन एनालिसिस। जो बाहर के मार्केट को हम एनालाइज कर रहे हैं वो क्या है, एक्सटर्नल एनालिसिस। कस्टमर, बाहर के जितने भी फैक्टर हैं, कस्टमर भी मार्केट में है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, मार्केट में क्या चल रहा है ये पता लगाने के लिए भी हम बाहर हैं, कॉम्पिटिटर भी हमारा बाहर है। तो बाहर के फैक्टर्स की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो सारे का सारा हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर कवर होगा। दो बातें जो ध्यान रखने वाली है, टू इंपॉर्टेंट सिचुएशनल consideration in strategic analysis are industry and competitive analysis, analysis of organization core capability, resource strength, weakness, etc. इन दो बातों का हमको ध्यान रखना है जब हम अपने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को करते हैं। तो इसके सिचुएशनल कंसिडरेशन ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गुड लक, थैंक यू। लास्ट टॉपिक हमने बात की स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अभी हम बात करेंगे इंडस्ट्री के ऊपर और कॉम्पिटिटिव एनालाइज करेंगे, कंपटीशन के ऊपर बात करेंगे कि किसको इसको कैसे एनालाइज करना है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। उससे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ अ बिगर सिस्टम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब सिस्टम और बिगर सिस्टम को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ अ बिगर सिस्टम। क्या ये सही है, गलत है? अगर सही है तो हमें इसको डिफाइन करके दिखाना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। यही हमारे टॉपिक से डायरेक्टली रेलेवेंट है। यही हमारा आज का टॉपिक है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो बात कर रहे हैं हम कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़े सिस्टम का एक छोटा सा सिस्टम है, यानी एक कंपोनेंट है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक इंडस्ट्री का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। इसका आंसर है करेक्ट। और हिंट इन्होंने दिया है, इंडस्ट्री रेफर टू सेट ऑफ सेलर्स। जब आपने सीए क्यूरिकुलम को स्टार्ट किया होगा तब इकोनॉमिक्स में भी आपने ये पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री कैसे बनती है।
तो इंडस्ट्री में हमने वहां पे पढ़ा था कि जब बहुत सारे सेलर मिल जाते हैं तो सारे सेलर्स के मिलने से उस पर्टिकुलर सेलर्स को नाम दिया जाता है, दैट इज व्हाट, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या है? सेट ऑफ सेलर्स। तो हर एक सेलर क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, और सब सिस्टम होगा किसका? इंडस्ट्री का। इस बिगर सिस्टम को हमने क्या नाम बोल दिया? ये कौन है? ये है हमारी इंडस्ट्री। और ये जो सेलर है ये कौन है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब सिस्टम है किसका? इंडस्ट्री का। Organization is a subsystem of the bigger system, that is industry. Every organization operating in a particular area need to develop understanding of industry as well as of competitor to develop a sound strategy. एक sound strategy बनाने के लिए हमारे को दो बातों का बहुत ध्यान से एनालाइज होना चाहिए, समझ होनी चाहिए किस किस की, कि हमारी इंडस्ट्री में हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, जिसकी हमने बात की पिछले टॉपिक में, कि हमें अपने कॉम्पिटिटर को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो कॉम्पिटिटर को मैंने पहले आइडेंटिफाई करना है बहुत ध्यान से कि मेरा कॉम्पिटिशन है किससे, और उसके बाद इंडस्ट्री के हर एक एरिया ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया नीड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री। अपनी इंडस्ट्री के हर एक एरियाज की मुझको नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं एक साउंड स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकता हूं अपने बिजनेस के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान देंगे आप। आगे बढ़ते हैं। की फैक्टर कंसिडर्ड इन इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आर। की फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। की फैक्टर्स कौन कौन से होंगे इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए? तो दोस्तों 7 की फैक्टर्स हैं जिनको हमें याद रखना है। 7 की फैक्टर्स, व्हाट आर दोज? नंबर 1, की इकोनॉमिक्स फीचर्स इंडिकेटर, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, ट्रिगर ऑफ चेंज, identifying among stronger and weakest company, moves of rival, key success factor, फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। ये 7 की फैक्टर हैं। स्मॉल क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि उन 7 की फैक्टर्स को बताइए जो इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालाइज के लिए जरूरी है। तो सातों के सातों वहां पर हमें ये नाम बताने हैं। 7 की फैक्टर्स कौन कौन से हैं? विल रिपीटिंग विद यू। की इकोनॉमिक्स फीचर्स इंडिकेटर, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, ट्रिगर ऑफ चेंज, identifying among stronger and weakest company, moves of rival, key success factor, financial attractiveness of industry। सातों के सातों की फैक्टर्स इंडिविजुअल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला, एग्जाम में आए हुए हैं। अभी जब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं और इस पे आए हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे की इकोनॉमिक्स इंडिकेटर या फीचर्स की। ये क्या होते हैं? तो की इकोनॉमिक्स इंडिकेटर या फीचर्स क्या होंगे? तो की इकोनॉमिक्स इंडिकेटर या फीचर से मतलब है हमारा कि जिस इंडस्ट्री में हम सरवाइव कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में हमारे को साउंड नॉलेज होनी चाहिए। तभी तो हम स्ट्रेटेजी डेवलप कर पाएंगे कि हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर हमारे को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, उस बिजनेसेस के नॉलेज नहीं है, हमारे राइवलरीज की नॉलेज नहीं है, तो हम स्ट्रेटजी क्या जो है बनाएंगे? तो उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए हमारे को पहले हमारी इंडस्ट्री को स्टडी करना जरूरी है। अब इंडस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमारे को किन किन बातों का जैसे पता होना चाहिए। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे सम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। नंबर 1, मार्केट साइज, नंबर ऑफ बायर इन दैट मार्केट। मार्केट कितना बड़ा है? लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट है, या इंटरनेशनल मार्केट है? कितना बड़ा मार्केट है? उसकी जो मार्केट में हमारे वो जो बायर हैं, उन बायर का इनकम प्रोफाइल कैसा है, एज ग्रुप कैसा है, ये सारी नॉलेज हमारे को होनी चाहिए। इससे हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में इसको यूज करेंगे टूल को। ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री कितना ग्रोथ कर रही है, इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो ग्रोइंग है या नॉट ग्रोइंग प्रोडक्ट है।
तो ग्रोथ रेट हमारे को मालूम होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ राइवरी, जो राइवरी है हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो कैसे हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने लोग नए आ रहे हैं। आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स में कि परफेक्ट कंपटीशन है वहां पर, या मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, किस तरह की इंडस्ट्री है वहां पे, कंपटीशन कितना है, नए नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं या पुराने जा रहे हैं, ये किस तरह का वहां पर माहौल है, ये हमारे को मालूम होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट लेवल ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट कैसा है, प्रॉफिट की परसेंटेज उस पर किस तरह की है, प्रॉफिट आगे बढ़ने के चांसेस हैं, गिरने के चांसेस हैं, डिमांड सप्लाई, ये सारी चीजें हमारे को पता होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एंटर इंडस्ट्री, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एंटर इंडस्ट्री। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस तरह की यूनिट लगाने के लिए किस तरह की फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड है। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट से मतलब क्या है कि अगर मैं आज एक फैक्ट्री खोल के बैठा हूँ, एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरी एक कंपनी है, अगर कोई और सोचता है कि मैं भी सेम प्रोडक्ट बनाऊं, तो उसको कितने से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, कितनी कॉस्ट लगा के, अगर 100 करोड़ रुपए की कंपनी होगी तो लोग कम आएंगे, और अगर 10 लाख रुपए से धंधा स्टार्ट कर सकते हो तो लोगों के आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि कॉस्ट कम है इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे को ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है। अगर कोई बड़ा कैपिटल अमाउंट लेकर आएगा तो जाने के भी चांसेस कम है, वो अपने धंधे को सेट करने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करेगा। अगर कॉस्ट कम होगी तो एंट्री भी और एग्जिट भी ज्यादा होंगे, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो एंट्री भी कम होंगी और एग्जिट के चांसेस भी कम होंगे। तो ये भी मैटर करता है कि फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है जिस धंधे के अंदर हम हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि इकोनॉमिक्स इंडिकेटर या फीचर्स हैं, इनको हमें पता होना चाहिए जिस इंडस्ट्री में हम हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया की इकोनॉमिक्स इंडिकेटर या फीचर्स। बात करेंगे नंबर 2 की, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन। नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन किस लेवल का है। अच्छा, कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कंपटीशन मतलब सेलर्स। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को बेच रहा हूं तो इस प्रोडक्ट को बेचने वाले और भी जो लोग हैं उनके साथ कंपटीशन की बात करता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, कंपटीशन सिर्फ मेरा उन लोगों के साथ नहीं है जो सेम प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं या सेम सर्विसेज मार्केट के अंदर ऑफर कर रहे हैं। कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो कंपटीशन के लिए हमको याद रखना है हमेशा माइकल पोर्टर का 5 फैक्टर मॉडल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लिखने के लिए इसके ऊपर कि माइकल पोर्टर का 5 फैक्टर मॉडल बताइए। तो इस इनके मॉडल के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग कंपटीशन जो होता है वो 5 तरह से होता है, तरह से हमारे सामने आता है, प्रेशराइज करता है हमारे को कंपटीशन। वो 5 तरह के तरीके कौन कौन से हैं तो बात करेंगे। सबसे पहले राइवरी अमंग द फर्म्स, जो हम समझते हैं कि जो मार्केट के अंदर सेलर हैं मेरे अलावा, उनके साथ जो मेरा कंपटीशन, राइवरी अमंग दी फर्म्स, सेम फर्म्स के अंदर। उसके बाद जो कंपटीशन का ग्राफ है वो आता है सप्लायर की तरफ से। ये सप्लायर कौन है, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन का पार्ट है, जहां पर मैं अपना रॉ मटेरियल लेकर फिनिश गुड्स बना रहा हूं। तो जो सप्लायर हैं जो मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर सपोज करो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल की शॉर्टेज पड़ती है और जो रॉ मटेरियल पहुंचाने वाले सप्लायर हैं वो लिमिटेड हैं, तो सबसे पहले मुझे कंपटीशन कौन देगा, किससे फेस करना पड़ेगा मुझे, इनसे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बोलेंगे लेना है तो लो, नहीं तो मैं दूसरे को बेचूंगा। अब मेरी मजबूरी क्या होगी, महंगे भाव पे रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला चेन में मेरे लिए कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं वो कौन खड़ा कर रहे हैं, सप्लायर। अगर मार्केट में सप्लायर ज्यादा होंगे तो मेरे लिए ये फ्रूटफुल पोजीशन होगी, मैं इनके सामने वही कंपटीशन फेस लेके जाऊंगा कि इतने में देना है तो दो, नहीं तो मैं किसी और से लूंगा। लेकिन अगर शॉर्ट है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सबसे पहला जो कंपटीशन मुझे ये देने वाले हैं वो है मेरे सप्लायर। नंबर 2, बायर या कस्टमर। एक कंपटीशन मैंने फेस किया, जो लोग मेरी ही लाइन में है और प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। दूसरा मैंने फेस किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो लोग मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उन वो मुझे कंपटीशन दे रहे हैं। तीसरा कंपटीशन मुझे किससे मिल रहा है,
मेरा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मेरे कस्टमर से मुझको मिल रहा है कि जो मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो मेरे कस्टमर हैं, वो मुझे कंपटीशन में जो है सामने खड़ा कर रहे हैं, बोले इतने का देना है तो दो, नहीं तो दूसरे से लेंगे। कस्टमर की तरफ से आने वाला कंपटीशन, ये तीसरा कंपटीशन है। चौथा, न्यू एंट्रेंस, मार्केट में जो नए नए सेलर आ रहे हैं, जो पुराने थे उनसे तो मेरी फाइट चालू थी, जो मार्केट में नए एंट्रेंस आ रहे हैं, नई बिजनेसेस की एंट्री हो रही है, वो मेरे लिए चौथा कॉम्पिटिटर बन रहे हैं, वो मुझे कंपटीशन दे रहे हैं। और जो पांचवा और लास्ट है, वो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जिनको मेरे प्रोडक्ट की जगह पर यूज किया जा सकता है, वो भी तो मुझे कंपटीशन में जो है लेके आ रहे हैं, मेरे लिए क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन खड़ी कर रहे हैं। अगर मैं टी सेल कर रहा हूँ या मैं कॉफी सेल कर रहा हूँ, तो कॉफी और टी आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं, हमें मालूम है। डीजल पेट्रोल, पेट्रोल वाली कार, डीजल वाली कार, अब इलेक्ट्रिक कारें, तो ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं। तो ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की तरफ से आने वाला कंपटीशन है। माइकल पोर्टर का 5 फैक्टर मॉडल इसी पे बेस है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने के लिए इस पे आता है। आप इसको जरूर 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 रट के जाएं कि 5 फैक्टर कौन कौन से हैं जिनसे हमें कंपटीशन आता है। तो मैंने आपको रिपीट कराए, सबसे पहले राइवरी अमंग फर्म्स, उसके बाद सप्लायर, फिर कस्टमर, फिर न्यू एंट्रेंस, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो उम्मीद करूंगा आपको ये रट गया होगा। आप इसको बार बार रटेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे और एग्जाम में अच्छे से लिख के आएंगे। तो नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन पे हम बात कर रहे थे, तो हमने बात की कि 5 तरह के हमारे कॉम्पिटिटर हैं, फैक्टर हैं जिनसे हमारे को कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। It is essential for any firm to understand competitive environment of industry to devise and effective strategy. स्ट्रैटेजी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें अपने सारे फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना होगा, सारे फैक्टर्स को समझना होगा, तभी हम एक साउंड स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। Competitive pressure may vary from industry to industry, but process of competition is always same. जो प्रेशर है कंपटीशन का वो वेरी करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, लेकिन जो नेचर ऑफ कंपटीशन होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। कंपटीशन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कंपटीशन की नेचर में कोई चेंज नहीं होगा। सो एज अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, दैट इज 5 फैक्टर मॉडल ऑफ कंपटीशन एनालिसिस गिवन बाय माइकल पोर्टर कैन बी यूज टू एनालाइज कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक है हमारा ट्रिगर ऑफ चेंज। ट्रिगर ऑफ चेंज क्या है? ट्रिगर ऑफ चेंज आर बेसिकली प्राइम इनपुट ऑफ चेंज इन एंड इंडस्ट्री। शुरुआत में भी हमने बात की कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, वो एवर चेंजिंग होता है, कभी भी टिकता नहीं है। अगर कोई बिजनेस ये सोच के बैठा है कि अब मुझे कुछ भी एडिशन या न्यू करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बिजनेस में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। तो बिजनेस में जो चेंज आ रहा है, उसके जो चेंज का टाइमिंग है, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर ऑफ चेंज। तो वो टाइमिंग क्या है, उसकी हमें बात करनी है। इन एवरी इंडस्ट्री देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर चेंजिंग कंटिन्यूअसली। इंडस्ट्री इज करेक्टराइज्ड बाय चेंज विच फोर्स ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड। अब देखिए, चेंजेस तो मार्केट के अंदर आ रहे हैं और कंटिन्यू आते रहेंगे। अब हमको ये डिसाइड करना है कि मार्केट में हमको किस तरह की पोजीशन में रहना है। हमें लीडर बन के मार्केट में रहना है, या हमको मार्केट में हमेशा डिफेंड करना है अपने आप को हमेशा बचाना है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि अगर आपने मार्केट में लीडर बनना है, तो लीडर बनने के लिए आपको मार्केट को लोगों से पहले, अपने राइवरी से पहले कुछ नया देना होगा। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना होगा। कौन सी स्ट्रैटेजी? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। मार्केट में हमेशा आपको कुछ नया देना होगा और लीडर की पोजीशन में अपने आप को बनाए रखना होगा। अगर मार्केट में आप कुछ नया दे रहे हो, तो सामने वाले आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और अपने आप को डिफेंड करेंगे। वो डिफेंड करेंगे अपने आप को और आप लीडर बने रहोगे। और अगर आप टाइम पर नया नहीं दे पा रहे हो, तो सामने से नई नई चीजें आएंगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी भी मार्केट में जगह बनी रहे, तो आपको उनको रिस्पॉन्ड करना ही होगा। जो वो लेके आ रहे हैं, उसके बराबर या उससे बेटर आपको देना होगा, तभी आप मार्केट में टिके रह सकते हो। ट्रिगर ऑफ चेंज हमको ये बता रहा है कि अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो, तो वेदर टू फॉलो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एंड ब्रिंग समथिंग न्यू,
If you can't, then you must have to defend yourself at least, and you have to provide something which is already in the market. Industry is characterized by change which force organization to respond. Organization trigger differ to organization to organization. Changes can be seen in industry in various stages of its life cycle. तो ये हमने समझा ट्रिगर ऑफ चेंज। अब हम बात करेंगे ड्राइविंग फोर्सेस ट्रिगर ऑफ चेंज में। ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन से हैं जो चेंज करने के लिए हमको मजबूर करते हैं कि हमें चेंज करना ही होगा। फोर्सेस विच आर स्ट्रॉन्ग एंड क्रिएट चेंज इन इंडस्ट्री आर ड्राइविंग फोर्स। मैंने आपको बताया कि हमको या तो प्रोएक्टिव लीडर बनना है तो प्रोएक्टिव, और अगर लीडर नहीं बनना, कम से कम मार्केट में टिके ही रहना है, तो डिफेंडिंग स्ट्रेटेजी के साथ आपको जाना होगा। डिफेंड करने के लिए आपको चेंज करने ही होंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमें चेंज करने के लिए मजबूर करते हैं? तो देखिए, ड्राइविंग फोर्सेस आर मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेस एंड कॉज कॉम्पिटिटिव एडजस्टमेंट इन एन इंडस्ट्री। सम ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेस आर: नंबर वन, कमिंग ऑफ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। इंटरनेट और ई कॉमर्स के आने के बाद अब मार्केट का जो नेचर है वो पुराना नहीं रह गया है। जहां लोग जाते थे, लाला जी से मांगते थे सामान, और लाला जी के लड़के आके दुकान के अंदर से काउंटर पे सामान लेके आते थे और देते थे। अभी क्या हो गया है, अभी मार्ट सिस्टम में हम देख रहे हैं कि हम मार्ट में जाते हैं, खुद से बास्केट लेते हैं, सामान लेते हैं, और लास्ट में काउंटर पे बिलिंग करते हैं। जैसे हमारे को ई कॉमर्स वेबसाइट पे हमारे सामने सामान ऑफर है, जो मर्जी आप खरीदो, लास्ट में अपनी मर्जी से बिल, जो अपने सामान का बिल पे करो और अपना सामान घर पे आ जाता है। सिमिलरली मार्केट में ई कॉमर्स के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद, ये चेंजेस हमको देखने के लिए। टेक्निकल इनोवेशन, हर दिन नई नई चीजें हमारे सामने आ रही है। टेक्निकली इतना जो है आईटी साउंड और जो है स्ट्रांग हो रही है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, एक टेक्निकल इनोवेशन भी क्या है, अपने आप में ड्राइविंग फोर्स बन गया है। उसके बाद मार्केटिंग इनोवेशन, मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है, सेलिंग के जो तरीके हैं, अब वो पुराने वाले तरीके नहीं रह गए हैं। मार्केटिंग के नए नए तरीके हमारे सामने हैं। मार्केटिंग किस तरह से हो रही है, ऑफर में हम देखते हैं कि सेल है, तो मार्केटिंग की नई नई टेक्निक्स हैं। इसलिए भी हमारे को चेंज करने की जरूरत है। तो ये भी अपने आप में क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैनल हैं वो पूरे तरीके से चेंज हो चुके हैं, अब पुराने वाले तरीके नहीं रह गए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो ड्राइविंग फोर्स कहलाते हैं किसी भी इंडस्ट्री को अपने चेंज करने के लिए, पुराने सिस्टम को, ट्रिगर ऑफ चेंज। उसके बाद चौथा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सामने, आइडेंटिफाइंग कंपनीज इन स्ट्रॉन्गर एंड वीकेस्ट कंपनी। जिस इंडस्ट्री में हम हैं, उस इंडस्ट्री में ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो हमसे वीकर है, और ऐसे कौन कौन से हमारे कॉम्पिटिटर हैं जो हमसे स्ट्रॉन्गर हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना है। उन कंपनीज को हमको आइडेंटिफाई करना है जो मार्केट में हमसे ऊपर और नीचे की पोजीशन में है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाइंग कंपनीज इन स्ट्रॉन्गर एंड वीकेस्ट कंपनी में आपको अंदाजा भी नहीं है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपा हुआ है। बल्कि मैं इस कहूंगा कि 7 फैक्टर मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो यहीं पर है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का, जो इस टॉपिक में से निकल के आता है। तो क्या कहता है ये, आइडेंटिफाइंग कंपनीज इन स्ट्रॉन्गर एंड वीकेस्ट कंपनी, समझते हैं। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, it is not practically possible or even feasible to study each competitor. So firms having similar strategy or similar nature firms are placed in a group called as strategic group, and this technique is called strategic group mapping. समझ नहीं आया होगा आपको, मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हूं, तो उस इंडस्ट्री में जितने भी सेलर हैं, क्या सभी मेरे कॉम्पिटिटर हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हूं। अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हूं, तो क्या सारी की सारी फूड कंपनी, जितने भी हैं, जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल हैं, क्या सारे के सारे मेरे कॉम्पिटिटर हो गए, या उनमें से भी सिलेक्टिव हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं? अब मैं रेस्टोरेंट हूं, और रेस्टोरेंट में मेरा काम है सिर्फ पिज्जा सप्लाई का। तो जो पिज्जा सप्लाई करने वाली कंपनी है, रेस्टोरेंट है, वो मेरे कॉम्पिटिटर होंगे, या पूरे के पूरे रेस्टोरेंट
सारे के सारे होटल मेरे कॉम्पिटिटर हैं, दोनों ही फूड इंडस्ट्री में हैं। मैं भी फूड इंडस्ट्री में हूँ और बाकी सारे भी फूड इंडस्ट्री में हैं। लेकिन मेरे कंपटीशन में कौन है? सारे के सारे वो लोग जो पिज्जा में डील कर रहे हैं, क्योंकि मैं पिज्जा में डील कर रहा हूँ। अब मैं पिज्जा में भी डील कर रहा हूँ, तो मेरी जो प्रोडक्ट रेंज है वो सपोज करिए 80 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक का पिज्जा मेरी रेंज में आता है। अब कुछ ऐसी कंपनी है जिनका पिज्जा 2000 रुपए से स्टार्ट होता है, तो क्या वो मेरे कॉम्पिटिटर हैं? वो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है। सबसे पहले मैंने सिलेक्शन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई ठीक है फूड इंडस्ट्री है, मैं भी फूड इंडस्ट्री में बिलोंग करता हूँ, और बाकी जो होटल हैं या जो दूसरे रेस्टोरेंट हैं वो भी फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। लेकिन वो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि आई एम डीलिंग ओनली इन पिज्जा। दो सेलर हु आर डीलिंग इन पिज्जा आर माई कॉम्पिटिटर। दूसरा फिल्टर मैंने लगाया प्राइसिंग पे, कि मेरे पिज्जा की जो रेंज है वो 80 रुपीज से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट 1000 रुपीज पे खत्म हो जाती है। अगर कोई कॉम्पिटिटर मेरा ऐसा है या कोई सेलर मार्केट में ऐसा है जिसके पिज्जा की रेंज ही 2000 रुपए से स्टार्ट हो रही है, वो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि उसके पिज्जा बेचने से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको मैंने कहा कि एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, जिनसे मेरा कंपटीशन है, वो मेरे किस में आएंगे? स्ट्रैटेजिक ग्रुप में आएंगे। उन्हें मैंने कहाँ रखा? स्ट्रैटेजिक ग्रुप में, कि मुझे इन लोगों के साथ खतरा है। मुझे जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो इन लोगों के लिए बनानी है, इनसे मुझे फाइट करनी है। और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, कि एक चार्ट पे जहां मैंने अपने सारे सेलर रखे, सारे होटल आ गए, सारे रेस्टोरेंट आ गए, उसमें मेरे वाले कौन से हैं जिनसे मुझे कंपटीशन करना है या जो मुझसे कंपटीशन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग कैसे होती है, तो देखिए इसके लिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। इन एन इंडस्ट्री देयर कैन बी वन और मोर स्ट्रैटेजिक ग्रुप। अब स्ट्रैटेजिक ग्रुप जब मैं बनाऊंगा तो अलग अलग टाइप के, मैंने बताया पहला मैंने किस पे बनाया? प्रोडक्ट पे। दूसरा मैंने किस पे बनाया? प्राइस पे। तो एक या एक से ज्यादा स्ट्रैटेजिक ग्रुप बन सकते हैं। तो देखिए क्या है वो चार्ट। स्ट्रैटेजिक ग्रुप आर फॉर्म बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस एंड मार्केट पोजीशन ऑफ फर्म्स। ये रहा वो चार्ट। देखिए मैंने जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाया, एक तरफ मैंने रखा है प्राइस, एक तरफ मैंने रखी है रेंज ऑफ प्रोडक्ट। मैंने बात की पिज्जा की और मैंने बात की प्राइस की। अब ये कुछ कंपनियां हैं, जितने भी डॉट आ रहे हैं ये 3 कंपनियां, ये हर एक डॉट एक कंपनी है जो डील करती है मेरे वाले प्रोडक्ट, और ये उनका रेंज है जिस प्राइस में वो डील कर रहे हैं। तो मैंने इसको सर्किल कर दिया कि ये 3 लोग हैं जिनसे मेरा कंपटीशन है। और ये कोई दूसरा फिल्टर लगा, 5 सप्लायर मेरे सामने है, 5 लोग हैं, इनसे मेरा कंपटीशन है, इनको भी मैंने सर्किल कर दिया। और ये 4 हैं, इनसे भी मेरा कंपटीशन है। टोटल मेरे सर्किल 3 फिल्टर में ये सप्लायर मैंने आइडेंटिफाई करे हैं मार्केट में कि इनसे मेरा कंपटीशन है। इसे मैं बोलूंगा हर एक सर्किल को, ये एक क्या है? स्ट्रैटेजिक ग्रुप है। और स्ट्रैटेजिक ग्रुप के अंदर जो ये पॉइंट दिख रहे हैं ये क्या है? वो फर्म्स हैं जिनसे मेरा कंपटीशन है। ये सर्किल जो होगा ये डिपेंड करेगा मार्केट टू मार्केट, मार्केट में कितने सारे लोग मेरे कॉम्पिटिटर हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग की जाती है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप स्कैनर से या पास्ट ईयर के पेपर से इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को खुद ही समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपसे 7 की फैक्टर वहां नहीं पूछने वाला, 7 की फैक्टर में कौन सा फैक्टर उसके काम का है वो पूछने वाला है। और उसका सबसे काम का एग्जामिनर का जो फैक्टर है वो यही है कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग बता दीजिए क्या होती है, कैसे बनती है। तो आपने वहां पर यही बता के आना है कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग से मतलब है कि हम एक इंडस्ट्री में ऐसे कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका प्रोडक्ट या प्राइसिंग हमारे से मैच खाती है, हमारे से मेल करती है। हमें जिन लोगों के साथ कंपटीशन में उतरना है या जो लोग हमसे कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसे सेलर को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे सेलर ही स्ट्रैटेजिक ग्रुप के अंदर आते हैं और इस प्रोसेस को स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग करते कहते हैं। ये चार्ट आप वहां बना के आ जाएंगे, बता के आ जाएंगे कि ये देखिए इस सर्किल के अंदर जो सेलर हमको दिख रहे हैं ये हमारे स्ट्रैटेजिक ग्रुप है। कैसे बनता है स्ट्रैटेजिक ग्रुप, आइए एक एक स्टेप को समझते हैं। प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्टेप 1, आइडेंटिफाई
variable based on which firms can be classified such as feature, price, competitive approaches, range of product etc. जिस पे हमने बात की कि पिज्जा बना रहे हैं तो पिज्जा की बात करेंगे, प्राइस बना रहे हैं मेरा 80 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का है तो उस पे बात करेंगे, 2000 वाले को क्यों रखना है भाई। उसके बाद प्लॉट फर्म्स ऑन अ मल्टीपल वेरिएबल मैप, हमने मैप पे उन फर्म्स को प्लॉट किया और सर्किल किया कि ये फर्म्स हैं। उसके बाद प्लेस फर्म हैविंग सिमिलर स्ट्रेटेजी इन सेम ग्रुप। उसके बाद ड्रॉ द सर्किल अराउंड ईच ग्रुप वेयर साइज ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट मार्केट साइज, कि एक सर्किल के अंदर कितनी फर्म्स आ रही थी और वो सर्किल क्या बन गया था हमारा, स्ट्रैटेजिक ग्रुप। तो ये था प्रोसेस स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर एक दो अटेम्प्ट के बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसके बाद सेवन की फैक्टर में पांचवा फैक्टर है हमारा स्ट्रैटेजिक मूव्स ऑफ राइवल। स्ट्रैटेजिक मूव्स ऑफ राइवल में हम बात करेंगे कि एक कंपटीशन में एक फर्म को सामने वाला क्या कर रहा है इसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगर मुझे बैटल में उतरना है और बैटल फील्ड में जाके विन विन पोजीशन में रहना है, विक्ट्री के साथ वापस आना है, तो मुझको मेरे सामने वाले की ताकत बहुत अच्छे से पता हो। अगर मुझे बिजनेस में सक्सेस होना है तो मेरे को अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मुझे बैटल में उतरना है तो बैटल में उतरने से पहले मुझे मेरी राइवरी के, मेरे कॉम्पिटिटर के, मेरे दुश्मन के बारे में ये पता होना चाहिए कि उसकी पावर क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। अब ये पावर और कमजोरियां वो खुद से आके तो बताने वाला है नहीं, उसके लिए मुझे मेरी इंटेलिजेंस को अप्लाई करना ही होगा। अगर मैं अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई करूंगा, मुझे ये पता होगा कि इसकी ये कमजोरी है, यहां से मैं अपने लिए कुछ गैप बना सकता हूं। ये इसकी यहाँ पर पावर है, यहाँ मुझे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। तो ये मेरे लिए फ्रूटफुल होगा तभी जब मुझे इंटेलिजेंस अप्लाई किया होगा मैंने, मुझे पहले से मालूम होगा उसका हर एक मूव्स। अगर मुझे उसका मूव मालूम है तो मैं क्या करूंगा, अगर वो कुछ ऐसा करने वाला है जो मेरे लिए आगे डेंजर हो सकता है तो मैं रिस्पॉन्ड की पोजीशन में आ सकता हूँ। या अगर वो कुछ नया सोच रहा है तो मैं उससे ज्यादा डबल जो है वर्किंग करके, ज्यादा मेहनत करके उससे पहले वो चीज मार्केट में ऑफर करके मार्केट में लीडर की पोजीशन में आ सकता हूँ। तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है या मुझे मार्केट में लीडर बनना है, इन दोनों के लिए मेरे को ये पता होना बहुत जरूरी है कि मेरा कॉम्पिटिटर सोच क्या रहा है, उसके यहाँ चल क्या रहा है। तो इसको पता लगाने के लिए हम जिस इंटेलिजेंस का अप्लाई करेंगे, उस उस इंटेलिजेंस से हमारे को उसके स्ट्रैटेजिक के मूव्स के बारे में पता लगेगा। तो आइए समझते हैं टॉपिक में। Strategic moves of rival. It is essential for any firm to gain competitive intelligence to perform in long run and to win over competitor. अगर लॉन्ग रन में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के हर एक मूव्स के बारे में नॉलेज का होना जरूरी है। इट इज असेंशियल फॉर एनी फर्म टू गेन कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टू परफॉर्म इन लॉन्ग रन तक टिके रहना है तो इंटेलिजेंस का होना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इज असेंशियल टू रीच एट टॉप, टॉप पे पहुंचने के लिए भी, एंड स्टे देयर और टॉप पे बने रहने के लिए भी। इन दोनों के लिए कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का होना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस अबाउट कॉम्पिटिटर strength, weakness, their strategic moves, etc. helps organization to decide that whether it should respond or defend itself. आपके पास इंटेलिजेंस होगा तो आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे टाइम से। अगर आपके पास समय है तो मार्केट में लीडर बने रहेंगे, और अगर आप टाइम निकाल चुके हैं और आपको टाइम से फिर भी पता लग गया है कि वहां पर ये होने वाला है, तो एटलीस्ट आप रिस्पॉन्ड करके अपने आप को डिफेंड करके बने तो रह पाएंगे। भले ही लीडर ना रहें लेकिन मार्केट में एटलीस्ट बने तो रहेंगे। और अगर आपने बहुत देर कर दी तो शायद नोकिया जैसा हाल आपका हो जाए। तो आपको स्ट्रैटेजिक मूव्स मालूम होने चाहिए।
उसके बाद हम बात करेंगे की सक्सेस फैक्टर की। तो दोस्तों, की सक्सेस फैक्टर से हमारा मतलब क्या है कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनका होना बेहद जरूरी है। अगर वो ना हो तो बिजनेस नहीं चल सकता, धंधे को आप नहीं चला सकते। ऐसे फैक्टर को हम बोलते हैं की सक्सेस फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल स्टोर चलाने के लिए की सक्सेस फैक्टर क्या होगा? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन। अगर जनरल स्टोर ऐसी वीरान जगह पे खोल दिया जाए जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता, तो क्या वो मल्टी लेवल का जनरल स्टोर चल पाएगा? क्या लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपनी कार से कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे? या कोई सामान घर का खत्म हो गया है तो 5-10 किलोमीटर दूर भागेंगे? ये जनरल स्टोर जितना करीब होगा लोगों के, उतना ज्यादा चलेगा। तो एक जनरल स्टोर के लिए बाकी सारी चीजों के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? उसकी लोकेशन। ऐसे ही एक आईटी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन। अगर वो लोग नई नई चीजें बना रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आपके सामने चीजें रख रहे हैं, तो वो ज्यादा सक्सेस होंगे। या वो रिस्पॉन्ड पोजीशन में है, ठीक है, दूसरी कंपनियां बनाएंगी तब हम भी सोचेंगे बनाने का, या वो ज्यादा सक्सेस होंगे। तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए आईटी इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर के साथ साथ। एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो एजुकेशन की इंडस्ट्री में एक एजुकेशन कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उनके जो टीचर्स हैं, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो हाई होना चाहिए, उनकी जो टीचिंग स्किल होनी चाहिए वो क्वालिटी स्किल होनी चाहिए, उनका जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को बहुत ईजिली हर चीज समझ में आ जाए। वही कंपनियां मार्केट में टिक पाएंगी जिनके जो की सक्सेस फैक्टर हैं वो साउंड होंगे। क्या कहता है टॉपिक, आइए समझते हैं। तो जैसे की सक्सेस फैक्टर आर दोज क्रिटिकल फैक्टर विच आर असेंशियल फॉर एनी फर्म टू ग्रो एंड प्रॉस्पर इन इंडस्ट्री। ग्रो, बढ़ने के लिए, प्रॉस्पर यानी कि समृद्ध होने के लिए जरूरी है। बढ़ना है, मार्केट में वेल्दी होना है, तो ये सक्सेस फैक्टर होना जरूरी है। की सक्सेस फैक्टर वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। कुछ ये की सक्सेस फैक्टर हर इंडस्ट्री में एक नहीं होते, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी होते हैं। कुछ फैक्टर तो ऐसे होते हैं कि आंखें बंद करके आप लगाओ कि हाँ प्राइस है, ऑलमोस्ट सब जगह पे वेरी करेगा कि भाई प्राइस अगर अफोर्डेबल होगा तभी चलेगा। कुछ फैक्टर तो ऐसे होंगे, लेकिन बाकी के फैक्टर ऐसे होते हैं कि नहीं, एक फैक्टर दूसरी जगह नहीं चलता। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको उसमें, आईटी। आईटी में क्या लोकेशन मैटर करेगा? कोविड के बाद एम्प्लॉय अपने घर से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बैंकिंग कंपनी के एम्प्लॉय अपने घर बैठ के काम कर सकते हैं? तो लोकेशन इज नॉट मैटर इन आईटी, बट इट मैटर इन जनरल स्टोर। रिटेल में, आईटी में मैंने लिखा एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, प्राइस। रिटेल में लोकेशन, रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिटेल स्टोर ऐसा है कि वहां पर रेंज ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, जो मांग रहे हो कह रहा है अभी तो नहीं है, आने वाला है, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसे स्टोर पे जाना पसंद करेंगे आप? या जो मुंह से निकला वो हाँ है? तो लोकेशन, रेंज ऑफ प्रोडक्ट और प्राइस। प्राइस भी क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल होना चाहिए। एजुकेशन में हमने बात की क्वालिटी की, क्वालिटी विद प्राइस, प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए। टीचर्स का कम्युनिकेशन स्किल, टीचर्स की नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये है की सक्सेस फैक्टर। इसके बाद जनरली इन एन इंडस्ट्री देयर आर 3 or 4 की सक्सेस फैक्टर। की सक्सेस फैक्टर इज दैट रूल विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू गेट सक्सेस इफ फॉलोड। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी सक्सेस डैम श्योर है। Key success factor is identified by organization to develop understanding of feature which are essential to get success and what are feature which are not so important for organization. Is identifying key success factor, understanding few question help firm to identify key success factor that are। अच्छा, अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारी इंडस्ट्री में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये की सक्सेस फैक्टर हैं? तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमको फाइंड करने होते हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस के आंसर सक्सेसफुली फाइंड कर पा रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में की सक्सेस फैक्टर क्या है। ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर बाय फ्रॉम वन वेंडर ओवर अदर। ऐसे क्या फैक्टर हैं कि एक कस्टमर दूसरे वेंडर को छोड़ के किसी एक वेंडर के पास खरीदने जा रहा है, यानी कि किसी एक सेलर के पास कस्टमर जा रहा है खरीदने और बाकियों के पास नहीं जा रहा। तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके पास है और दूसरे के पास नहीं है? व्हाट अ सेलर नीड टू बी कॉम्पिटिटिव सक्सेसफुल।
व्हाट इट टेक टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक पर्टिकुलर सेलर के पास ऐसा क्या है कि उसको लोग छोड़ नहीं रहे हैं। व्हाट आर सेलर नीड टू बी कॉम्पिटिटिव सक्सेसफुल। ऐसा क्या किया जाए कि जो बाकी की राइवरी हैं उनसे मैं सक्सेसफुली कॉम्पिटिट कर पाऊं। व्हाट इट टेक टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नया वर्ड है। यानी कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब मीनिंग है कि सारे फैक्टर्स को अगर हम मिला दें तो उनके ऊपर पूरे के ऊपर हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आएगी। अभी हमने आगे बात करनी है इसके ऊपर अगले टॉपिक में कि किस तरह से हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर पाएंगे। तो कौन कौन से वो फैक्टर होंगे जिनका हमें पता लगाना है। लास्ट है हमारा फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। ये क्या है? दिस इज द फाइनल स्टेप वेयर एनालिसिस इज कंक्लूडेड बाय डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह की फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, किस तरह के जो है फाइनेंशियल्स रहेंगे इस कंपनी के, पैसा किस तरीके से आगे बढ़ेगा घटेगा, फाइनेंस इसकी फ्यूचर हिस्ट्री क्या है या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इस इंडस्ट्री का। तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। ये क्या है? तो इम्पोर्टेंस फैक्टर बेस्ड ऑन विच कंक्लूजन इज मेड आर, किन बेसिस पे हम किसी इंडस्ट्री की फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस को निकालते हैं। तो जैसे इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन ऑन प्रॉफिट। कंपटीशन का प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ने वाला है फ्यूचर में, अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करेगा? फाइनेंशियल्स को, कंपनी के। इम्पैक्ट ऑफ ट्रिगर ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट। हमने बात की चेंज करना जरूरी है मार्केट में लीडर बनने के लिए या मार्केट में डिफेंड करना है, आपको आपको ध्यान देना है। अगर दोनों में से कुछ नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे? मार्केट में आउट हो जाओगे। लेकिन अब लीडर बनने के लिए कुछ नया करना है, इनोवेटिव करना है। इनोवेटिव करोगे तो चेंज पैसा लगेगा। डिफेंड करोगे तो भी आपको चेंज करना है। डिफेंड में थोड़ा सा लेट कर रहे हो इसलिए डिफेंड कर रहे हो, अगर पहले किए होते तो लीडर बन जाते। तो दोनों में पैसा लगेगा। पैसा लगेगा तो फाइनेंशियल्स क्या होंगे? इफेक्ट होंगे। इंटेंसिटी ऑफ राइवरी। राइवरी किस तरह की है? बात की हमने फिक्स कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो नए कॉम्पिटिटर कम आएंगे, कम लगेगी तो ज्यादा आएंगे। तो मार्केट में किस तरह का कंपटीशन रहने वाला है, इंटेंसिटी ऑफ राइवरी क्या है। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री, मार्केट किस तरह की है, जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ उसकी लाइफ साइकिल क्या है, मार्केट में ग्रो करेगा या मार्केट से धीरे धीरे खिसक जाएगा। रेडियो बना रहे हो तो फ्यूचर आपको खुद ही मालूम होगा। तो ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री क्या है। इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं। गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। वेदर यू आर डीलिंग इन पॉलिथीन और टोबैको और यू आर डीलिंग इन सोलर लाइट, इट डिपेंड द फाइनेंशियल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। सोलर में डील कर रहे हो तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पॉलिथीन में डील कर रहे हो तो हर दिन बैन लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आपके प्रोडक्ट पे क्या है, इसका इफेक्ट होता है। तो ये थे दोस्तों 7 की सक्सेस फैक्टर किसी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालाइज के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। इंडिविजुअली मैंने आपको एक एक टॉपिक बताया है, सातों के सातों की फैक्टर का नाम याद रखना है और इंडिविजुअल हर टॉपिक को उसके मतलब, उसके नाम के साथ उसके मीनिंग को समझ के आपने एग्जाम में जाना है। क्योंकि एग्जाम में सातों का नाम लिखने के लिए भी आ सकता है और इंडिविजुअल भी टॉपिक आ सकता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप टॉपिक को रट के चले जाते हैं, टॉपिक क्या था ये आपको मालूम नहीं होता। वहां जब क्वेश्चन आता है तो आपको यही नहीं पता होता कि मैंने इसमें लिखना क्या है। तो हमारे को हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।